हमारे साथ बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर जी जुड़े हैं। सर, आज आपने बड़े आरोप लगाए हैं। पहले भी बात चलती थी कि कंपनीज लाते हैं, बोगस कंपनीज लाते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पर, और उस कंपनीज के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन इन बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट या कॉन्ट्रैक्ट सरकार देती है। ऐसे आरोप आपने लगाए हैं। आज किस कंपनी पर आरोप लगे हैं, क्या? आरोप कंपनी पे नहीं है, आरोप तो है रेवंत रेड्डी जी पे है, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है। रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनने से पहले 2023 में उन पे एक आईटी और ईडी का रेड हुआ था 2018 में। उस आईटी और ईडी रेड में आईटी और ईडी के ऑफिसरों ने ये कहा कि एक ऐसी कंपनी है केएलएसआर इंफ्राटेक, जो शायद इनकी प्रॉक्सी है, बिनामी कंपनी है। तो आज खुल के ये बात सामने आ रही है कि इस कंपनी ने रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनने से पहले उनको एक लैंड क्रूजर गिफ्ट किया, जिसमें खुलेआम घूमते थे। और साथ ही साथ जब 23 जुलाई में ये कंपनी पूरी तरह से एक इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करके एनसीएलएटी में चले गई, उसके बाद में पिछले 2 साल से एनसीएलएटी में प्रोसीडिंग चल रहा है। और हाल ही में अगस्त 2025 में जो जज इस एनसीएलटी के मेंबर हैं, जस्टिस शरद, उन्होंने रिक्यूज कर लिया अपने आप को इस मामले से, क्योंकि उनका कहना था कि कोई एक बड़े आदमी ने उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की इस मामले में केएलएसआर को बचाने के लिए। और हाल ही में हम देखते हैं कि केएलएसआर, जिसके पास 15 लाख रुपया नहीं था उनके एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने के लिए, और 15 लाख का कर्जा लेना पड़ा बैंक से एम्प्लॉयज को सैलरी पे करने के लिए, और जो कंपनी इंसॉल्वेंसी में फंसी हुई है, जो कंपनी कोई 1 रुपए का भी बैंक गारंटी नहीं दे सकती है क्योंकि उनका पूरा अकाउंट इंसॉल्वेंसी में है, ऐसी कंपनी को तेलंगाना गवर्नमेंट ने 6,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। और इसको सवाल करते हुए कोई सुप्रीम कोर्ट गए, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 23 जनवरी को कि एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सीबीआई और ईडी को इस बारे में जांच करना चाहिए। आज हम वही मांग कर रहे हैं कि एसएफआईओ, सीबीआई, ईडी जल्द से जल्द इस बारे में इन्वेस्टिगेट करे। ये प्रॉक्सी कंपनी जो है तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का, इस पे पूरी तरह से कोई कार्रवाई हो और सब सच्चाई सामने आए, क्योंकि ऐसी कंपनी जो पूरी तरह से इंसॉल्वेंसी में फंसा हुआ है, उस कंपनी को 6,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिए गए तेलंगाना राज्य में, ये बताना पड़ेगा। सर, एमएलएज की जो पार्टी बदले हुए हैं, 10 एमएलएज पर आपने आरोप लगाए हैं। डिस्क्वालिफिकेशन का पिटीशन फाइल किया गया है एमएलए संजय के खिलाफ। अभी स्पीकर ने कहा है कि कोई सबूत नहीं मिला है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। एमएलए ने भी कहा है कि मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया है। पीसीसी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे किया है। एमएलए कहते हैं कि 5,000 मैं बीआरएस को पे कर रहा हूँ एज अ राहुल मेंबर। गांधी जी को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो तो कह रहे थे, बड़े बड़े प्रवचन दे रहे थे तेलंगाना जब आए थे, दौर कर रहे थे यहाँ पे, कि कोई आदमी अगर पार्टी बदलता है एमएलए बनने के बाद, तो उसका तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे जिस आदमी का अभी आपने नाम लिया, एमएलए संजय, उनके गले में तो स्वयं चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना ने उनको कांग्रेस पार्टी का स्कार्फ पहनाया, वेलकम किया, और उन्होंने भी खुलेआम बयान दिया कि मैं डेवलपमेंट के लिए मैं बीआरएस छोड़ के कांग्रेस में जा रहा हूँ। आज शायद ये लोगों को लगता है कि कुछ लोग कुछ कुछ हद तक गुमराह करके या स्पीकर पे दबाव डाल के कुछ कोशिश करके बच जाएंगे, बट बात तो साफ है, इंसाफ मिलेगा। जो जनता ने इनको इलेक्ट किया, उनकी भी आज मनोवेदना को कोर्ट समझेंगी, और हम कोर्ट जरूर जाएंगे, हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना, और उम्मीद करते हैं हाई कोर्ट में हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी द कोर्ट्स हैव कम टू आवर रेस्क्यू, द जुडिशरी हैज कम टू आवर रेस्क्यू। वी आर इटर्नली ग्रेटफुल टू देम, एंड आई होप that courts once again will give us the justice that is needed. आपकी पार्टी के विधायक ने हाल ही में कमिश्नर के खिलाफ एक रिलीजन को लेकर टिप्पणी की है। उस पर विवाद हुआ है। आईएएस आईपीएस एसोसिएशन ने खत लिखा। लोग डिमांड कर रहे हैं कि पार्टी एक्शन ले। कांग्रेस पार्टी खास करके डिमांड कर रही है कि एक्शन ले आपकी पार्टी के एमएलए के खिलाफ। तो आप इस पर क्या? ये बात तो साफ है कि उन्होंने जो कहा वो गलत कहा, वो सरासर गलत है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और इंस्टेंटली उसी दिन उन्होंने माफी भी मांगा। उन्होंने कहा कि हीट ऑफ द मोमेंट में मैंने कुछ कह दिया, I was not wanting to or deliberately wanting to insult anybody. He has already extended his apology. And unfortunately, the IAS IPS Association also did not understand this properly. In fact, they said that our MLA has accused the commissioner of indulging in conversions, etc., which is not the case at all. So I think this is nothing but making a mountain out of a molehill, because our honorable MLA has already apologized to the commissioner and he has withdrawn his words unconditionally. So I think we can put a full stop to this issue, because I think anybody in public life, of course, we have to be doubly, triply careful when it comes to speaking or criticizing anybody in harsh language. And I will certainly also sensitize our MLAs, and if needed, reprimand them as well, not to
make sure this doesn't repeat ever. तो यूनियन बजट पर जब रिलीज हुआ तो बात की गई आपकी पार्टी की तरफ से भी, बताया गया कि इस तेलंगाना को कुछ मिला नहीं। सवाल उठ रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर यहाँ आते हैं फॉरेन ट्रिप से और केसीआर जी को जाति पिता के नाम पर कुछ कहते हैं, लेकिन बजट पर बात नहीं की है। यही आपके पार्टी के लीडर्स ने उठाया है इस पर। नहीं, चीफ मिनिस्टर को बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने में डर लगता है। मैं क्या करूं उसके लिए? अगर मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो इनके जो केसेस हैं वहां पे दिल्ली में, तकलीफ तो होगी। तो इसलिए डर है। पर हम डरते नहीं किसी से, क्योंकि अल्टीमेटली हम जवाबदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। तेलंगाना के जनता की तरफ हमारी जिम्मेदारी है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा, आज तेलंगाना जनता को एक चीज समझ आ गया, 8+8 = 0। क्योंकि 8 कांग्रेस के एमपी हैं और बीजेपी के एमपी हैं तेलंगाना से। 8+8 अनफॉर्चुनेटली is resulting in 0 for 3 consecutive budgets since 2024. So, Chief Minister of Telangana and his cabinet have a lot to answer, because the Chief Minister travels to Delhi every week, once a week. जाते हैं, कैश बैग्स राहुल जी को देते हैं, जाके अमित शाह जी के पैर पड़ते हैं रातों रात, अंधेरे रात में, क्योंकि सीक्रेट मीटिंग होता है, जाके पैर पड़ते हैं और केस से बचाने की रिक्वेस्ट करते हैं, वापस आते हैं हर हर हफ्ते। उनका तो रूटीन है। पर तेलंगाना को क्या मिला इस रूटीन से? 60 बार जा चुके हैं चीफ मिनिस्टर दिल्ली पिछले 2 साल में। क्या मिला तेलंगाना को? इस बात का उनके पास जवाब नहीं है। इसीलिए छुपाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ अटेंशन डाइवर्शन, फोकस शिफ्ट के लिए कुछ स्टेटमेंट मार देते हैं और मीडिया में अटेंशन के लिए कोशिश करते हैं। हम उनके जाल में नहीं फंसेंगे। हम तो उनको याद दिलाएंगे, भाई आपको बजट तैयारी करना है, यहाँ पे माइनॉरिटी सब प्लान लगाओ। बीसी सब प्लान की आपने बात की थी, 1 लाख करोड़ बीसी को, बैकवर्ड क्लासेस को देने की बात की थी। किसानों को आपने कहा था कि 15,000 रुपया देंगे पर एकड़, और महिलाओं से आपने वादा किया था, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी ने, कि हर महीने 2,500 रुपया देंगे। इन सारे चीजों का आप बजट में आप प्रोविजन करिए। अब आने वाली बजट में अगर आप ये नहीं करते हो, आपके 420 वादे जो हैं उसके अमल पे अगर आप उतर नहीं आते हो, तो 420 पार्टी को हम नहीं छोड़ेंगे, इनके पीछे पड़ेंगे। एक आखिरी सवाल सर, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हैदराबाद में शुरू हो गया है, तेलंगाना में शुरू हो गया है, इसको लेकर आपके पार्टी का स्टैंड? हमने पहले ही, जब बिहार में ये मुद्दा उठा और फिर एक आंदोलन सा चालू हो गया, तो हम पूरे के पूरे टीम, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मैं स्वयं, हम सभी लोग मिलके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों से हमारी बैठक हुई। हमने खुल के हमारी पार्टी की स्टैंड वहां बताई। और फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने वाली बात नहीं है। इनफैक्ट SIR should be a normal mundane process, which should happen without causing a great deal of inconvenience or agitation to the people. What should happen is, please form committees with all parties and civil society as well at the booth level. वहीं पे आप डिस्प्ले करिए कि किसका वोट हटा रहे हो और क्यों हटा रहे हो। जब अगर ट्रांसपेरेंटली आप ये कर पाओगे और ट्रांसपेरेंटली आप ये बता पाओगे पूरे दुनिया को कि हमने कोई गलत इंटेंशन के साथ नहीं किया, कोई तकलीफ ही नहीं। पर रिवीजन तो होना चाहिए, क्योंकि कभी कोई डेथ होती है, कोई शिफ्ट होता है वोटर, तो करना तो चाहिए। पर अगर आप गलत इरादे से करोगे, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए करोगे, और इलेक्शन कमीशन जब पूरी तरह से एक पार्टी के लिए काम करने का जो एक शक आज हिंदुस्तान में आज पूरी तरह से है, अगर इसका क्लैरिफिकेशन आप नहीं दे पाओगे और ढंग से अगर जनता को तसल्ली नहीं दे पाओगे, सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, फिर तो कई सारे सवाल उठेंगे। उम्मीद करते हैं, क्योंकि उनका तो बिहार में हो गया, फिर तमिलनाडु में हो गया, बंगाल में हो गया, उन सारे चीज़ों के बारे में जहां उनको ऑब्जेक्शन मिला, जिस चीज़ों के बारे में आपको कड़ी निंदा भी आपको की गई थी, आई होप दैट द इलेक्शन कमीशन विल टेक अप ऑल दोज इश्यूज, redress them before going into Telangana actively and intensively. थैंक यू सो मच, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR जी। कैमरा पर्सन नासिर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।